part of that image, some part of that image we have been passed through, like COVID-19, uh, combating the outbreak with government rules and regulations, etc. That's where the impact है उसके पीछे कुछ जो चीजें हैं ये मैंने आपको स्क्रीन में बताया है। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट अब हमारे ऊपर हुआ है वो है कोविड, उसका आउटब्रेक, उसके बारे में लैक ऑफ नॉलेज, बढ़ते हुए पेशेंट्स, लॉकडाउन, को हम जब पहली बार किसी को मिलते हैं तो हम ज्यादातर गले मिलते हैं और ये फिजिकल डिस्टेंसिंग जो हमारी एक परंपरा थी गले मिलने की, उसमें बहुत बड़ा बाधा बन के आ गई सामने। तो इस तरह से ये हम भुगत चुके हैं और ये भुगतने की वजह से क्या हो रहा है, तो इन सब चीजों का हमारे खाली शरीर पे नहीं तो हमारे मानस पर भी उसका परिणाम हो रहा है। और वो एक दो आदमी के ऊपर नहीं हो रहा है, तो इट्स ऑन ह्यूज पॉपुलेशन। अब इसमें जो और नमक मिर्च डाल रहे हैं वो है मीडिया, इंफॉर्मेटिक्स और रोज हर रोज नए नए अपडेट्स, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, हमको इसके बारे में पता नहीं था, धीरे धीरे पता होने लगा। वो पता होने के बाद और नई इंफॉर्मेशन और नई इंफॉर्मेशन और नई इंफॉर्मेशन, तो ये जब इंफॉर्मेशन आती है तो इसका भी सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है साइको सोशल इम्पैक्ट, हमारे मानस पे उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये सब चीजों से हम गुजर चुके हैं कुछ हद तक, और ऐसा माना जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी तो कुछ और आगे आने वाला है। शायद हमको जो पता है वैसे ही होगा, या शायद जो पता नहीं है उससे कोई नई चीज भी आ सकती है। तो इसलिए हम उस मझधार के बीच में हैं, कुछ डरे हुए हैं, कुछ सहमे हुए हैं, और कुछ हद तक एक कॉम्बैटिव मोड कि हम इससे लड़ेंगे, यहाँ ये भी मोड में हम लोग हैं। तो ये सब चीजों का हमारे शरीर पे, हमारे मन पे क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में मैं चित्र रूप से आपको बताऊंगा, और उसके आगे चल के इससे हमारे मानस पे क्या प्रिंटिंग हो गया है और क्या हो सकता है वो बताऊंगा, और उसके बारे में उससे डील कैसे करना है, उससे बाहर कैसे आना है ये बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी कौन सी सिस्टम अब तक के नॉलेज पर कोविड से अफेक्ट हो सकती है। सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें उनको चैट बॉक्स में डालना है क्वेश्चन। ओके 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 और चैट बॉक्स के क्वेश्चन को मैं एंड में आंसर करूंगा पढ़ के। ओके डन, या आप भी पढ़ सकते हो, उसको कोई यस बात नहीं है, ठीक है। यस तो वो एक लिंकिंग में रहेगा। यस सर। सुनाई दे रहा है अभी? हाँ सर, हाँ सर। मेरे को मैसेज आ रहा है, प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशंस। नहीं, इग्नोर कर दो सर, उसको इग्नोर कर दो आप अभी। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो अगर हम सर के बाल से लेके पैर तक देखें तो बहुत सारी सिस्टम पे कोविड का इम्पैक्ट होता है। जैसे कि ब्रेन, अभी बहुत से लोगों को पता चल रहा है कि ब्रेन पे उसका इम्पैक्ट है, और न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट, मतलब संवेदना संस्थान और मांसपेशी संस्थान, इस पे इम्पैक्ट हो रहा है। इसके साथ साइकेट्रिक सिम्टम्स भी आ रहे हैं। ज्ञानेंद्रिय जिसको हम बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, और आई इंपरमेंट, रेटिनल वस्कुलराइजेशन, ऐसी चीजें हो रही है। हमारे नाक पे इम्पैक्ट हो रहा है, साइनसेस पे इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी वजह से हमारी सुगंध या स्मेल चली जा रही है, उसकी वजह से हमारी मान लो टेस्ट चली जा रही है। लंग्स पे इम्पैक्ट होता है, सबको पता है। हार्ट पे इन्फेक्ट हो रहा है, और अभी हाल ही में बताऊं तो कोविड और कोविड के वैक्सीनेशन की कुछ स्टडीज सीडीसी यूएसए में पब्लिश हुई है, और 11 जून में उसका रिपोर्ट आया है, और उसमें एक कार्डियक इन्फ्लेमेशन, हार्ट की सूजन एक बहुत बड़ा इश्यू बन के आने वाला है या आ रहा है।
ना खाली कोविड से पर उसकी दवाई से भी। उसके बाद में लीवर और किडनी, ये सपोर्टिव ऑर्गन्स है, लेकिन इसमें भी कोविड तथा कोविड की दवाई या उपचार उसकी वजह से भी इम्पैक्ट हो रहा है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम पचन संस्थान बोलते हैं, उस पर भी इम्पैक्ट हो रहा है। अपनी जो रक्त ले जाने वाली हमारे शरीर की जो वाहिनियां है या चैनल्स है, उसमें परिणाम हो रहा है। उसके जो वॉल्स रहती है वो ठीक हो रही है या क्लॉट हो रहा है, जिसको एंडोथेलियल फंक्शन डिसऑर्डर बोलते हैं। और ओवरऑल पूरे बॉडी में सूजन, और वो सूजन आगे चल के हमारे हड्डियां या जिसको हम संधियां बोलते हैं, जॉइंट, उसके ऊपर भी जा रहा है। तो शरीर में की एक भी सिस्टम ऐसे नहीं है कि जहां कोविड नहीं जा रहा है, और ये प्राइमरी चित्र है। अब इसके आगे थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम देखें तो कोविड कहां कहां जा रहा है, इसके आगे भी हम देख सकते हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है कि कोविड अब आपके पुनरुत्पादन सिस्टम पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे कि प्रजोत्पादन की क्षमता पुरुषों की कम करना या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और स्त्रियों में मासिक धर्म तथा प्रेगनेंसी में एडवर्स आउटकम, ये एक अलग चीज जो पहले इसमें नहीं थी। और संवेदना संस्थान में और अंदर तक उसका इम्पैक्ट हो रहा है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तक, और एंडोक्राइन सिस्टम जिसे हम बोलते हैं उस पर भी उसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो कुल मिला के अपने शरीर का एक भी कतरा ऐसा नहीं है कि जहां कोविड जा नहीं सकता। तो ये जब वहां वहां जाएगा, वहां कुछ करेगा, कुछ इम्पैक्ट करेगा, तो नेचुरली अपना शरीर उसमें क्षतिग्रस्त होगा, डैमेज होगा उसका। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उभर के आ रही है वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्योंकि ये हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमको 14 दिन इकट्ठा रहना पड़ेगा। कुछ उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट कैसे होते जाता है। और ये हमने सोचा नहीं था कि हमको अलग रहना पड़ेगा। ये हमने सोचा नहीं था कि हमको इतना डरी हुई सिचुएशन में रहना पड़ेगा। ये हमने सोचा नहीं था कि हमको इतना भागम भाग करना पड़ेगा दवाई के लिए। ये हमने सोचा नहीं था कि पूरा दिन भर हमको घर में बैठना पड़ेगा, कुलूप बंद, एक जेल में डाले हुए। तो ये सब चीजें हमने सोची नहीं थी। ये इम्पैक्ट और रोग का इम्पैक्ट, ये दोनों मिला के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो ब्रेन से ही शुरुआत होता है उसमें बहुत ही ज्यादा हो गया। तो अब क्या हो रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। लॉकडाउन अगर आपको किया गया तो लॉकडाउन से क्या हो गया, लॉकडाउन से साइको सोशल स्ट्रेस हो गया। मतलब हम लोग हर वीकेंड में बाहर चले जाते थे, होटल में चले जाते थे, कहीं घूमने चले जाते थे, या जो सैलरी क्लास है वो वीकेंड में जाके हफ्ते भर का सामान खरीदता था। ये सब वही सब चीजें नॉर्मली शाम को होती थी। सुबह आराम से उठो, नाम शाम। अब ये जो सोशलाइजेशन था ये बंद हो गया। उसके साथ हम एक ही प्रीमाइसेस में, वो चाहे 400 स्क्वायर फुट हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, 4000, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो ये एक दूसरा रिस्ट्रिक्शन इम्पैक्ट हो गया। और तीसरा, ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, कुछ तो खतरनाक है और किसी को हो गया तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तीसरा इम्पैक्ट हो गया, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इसी वजह से क्या हो गया, कुछ कुछ सोसाइटी में शुरुआत में लोगों को आने ही नहीं देते। जैसे कि हम डॉक्टर है तो हमारे नर्सेस या डॉक्टर को भी लोग आने देते क्योंकि हम कोविड के सामने जा रहे। तो एक भय, और भय से जनित साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब ये क्या करता है, तो ये एक अपने ब्रेन में एक सिस्टम होती है जो साइकोलॉजिकल चीजों को बायोकेमिकल चेंजेस में इंटरप्रेट करती है, या बायोकेमिकल चेंजेस को साइकोलॉजी में इंटरप्रेट करती है। वो सिस्टम जो बीच में है, आप देख रहे हो वहां पे। तो अब ये सिस्टम की वजह से कुछ इम्पैक्ट तो शरीर पे होने लगा क्योंकि साइकोलॉजिकल फीलिंग है, बायोकेमिकल चेंजेस हो गए। और वो इम्पैक्ट शुरू शुरू में डोमिनेंटली अपने फेफड़े पे, या जिसको हम लंग्स बोलते हैं, उस पे हो रहा था। उसके साथ हार्ट पे हो रहा था, और कुछ हद तक किडनी पे हो रहा था शुरू शुरू में।
आगे चल के मैंने बता दिया पहले आपको कि बहुत सारी सिस्टम इन्वॉल्व हो गई। इसके साथ जो ब्रेन अपना है उसमें भी कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो रहे हैं। जैसे कि आपने मुन्ना भाई मूवी देखी होगी, उसमें एक वर्ड आता है केमिकल लोचा। तो केमिकल लोचा होने लगा, और केमिकल लोचा होने की वजह से डिप्रेशन जो बहुत कॉमन है, बायपोलर डिसऑर्डर, मतलब एक ही आदमी दो तरह से बिहेव करता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा शॉक और उसी वजह से होने वाली डिसऑर्डर, साइकोसिस जो चीजें है नहीं उसको। अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। मेरे पास एक 17 साल का लड़का है, अभी आता है, अभी मतलब पिछले महीने। उसको उसको कोविड हो गया था। कोविड के बाद उसने, कोविड हुआ वो समय पे कुछ चीजें पढ़ ली उसने, और उसके बाद में क्या हो रहा है उसको, वो पढ़ते पढ़ते हार्ट को सूजन आ जाती है, ऐसे हो जाती है वैसे हो जाता है, ये चीज उसने पढ़ ली। पिछले 2 महीने से उसको अगर थोड़ा खांसी भी आती है तो वो रिलेट करता है हार्ट के साथ। उसको अगर यहाँ कहीं दुख रहा है और पीछे जा रहा है तो रिलेट करता है हार्ट के साथ। उसके पूरे बॉडी का स्कैन कर चुके हैं, सब कर चुके हैं उसके पेरेंट, उसके दिमाग से जा नहीं रहा है। कुछ भी हुआ वो ऐसे छाती पे पकड़ता है, मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है। ये 2 साल से चल रहा है। 18 ईयर का लड़का है और हाईएस्ट इंजीनियरिंग बैच में है, एडमिशन है उसका, और पेरेंट परेशान है क्योंकि एक लिंकिंग हो गई, उसको एक ट्रॉमा हो गया और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस या साइकोसिस हो गया। उसको ऐसे लग रहा है कि मेरे हार्ट को कुछ तो हुआ है। हमने उसका 2D को ईसीजी कर लिया, 2D को कर लिया, स्ट्रेस टेस्ट कर लिया, स्कैन कर लिया, एंजियोग्राफी तक कर ली, कुछ भी नहीं है। उसके पूरे ब्लड टेस्ट करवा लिए, कुछ भी नहीं है। फिजिकली मैं देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। तो ये अब उसको कैसे समझाए कि बाबा तेरे हार्ट में कुछ है नहीं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, रात रात। दूसरा लड़का है जिसको पानी भी आप पिलाओ तो वोमिटिंग हो रहा है। पिछले 23 दिन से वो एक चम्मच भी पानी नहीं पी रहा है। तो उसको भी कोविड का स्ट्रेस है पूरा हो चुका है। तो ये चीजें जो है ये बहुत ही स्ट्रांगली उभर के आ रही है। अभी इपिलेप्सी या फीट आना, झटके आना जिसको हम बोलते हैं, ये तो ड्यूरिंग कोविड भी हो जाता है। और मेमोरी लॉस, तो ये चीजें ये केमिकल लोचे की वजह से हो रही है और इसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली दिख रहा है। अब इसको जो भी आप समझो, इसको हैंडल तो करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हम पूरी जिंदगी डिप्रेशन से जी नहीं सकते, हम पूरी जिंदगी बायपोलर डिसऑर्डर से जी नहीं सकते। कोई भी अगर सुबह उठता है, भी हम लोगों का भी ऐसे ही हो गया, अगर कोई सुबह सुबह फोन कर देता है कि मुझे थोड़ा सा बुखार आ गया, सर्दी आ गई, तो पहले हमारे दिमाग में कोविड आ जाता है। उससे हम उस तरह से स्कैन करना शुरू कर देते हैं। इतना वो कोविड दिमाग में आ गया है कि अगर कोई छींकता भी है तो हम लोग कोविड का पूछते हैं पहले उसको। ये डॉक्टर लोगों की हालत है। तो समाज में तो ये होना ही है। अब इसके साथ और क्या हो गया कि इसके साथ ये केमिकल लोचा आपके फिजिकल फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करने लगा। जैसे कि निचले इमेज में बताया है कि क्या हो गया कि जो एक अपने शरीर में एक रिवार्ड सिस्टम होती है, मतलब आप एक स्मेल लेते हो तो उसकी वजह से कुछ अच्छा लगना, आपको एक खाने की टेस्ट अच्छी लगी उसकी वजह से कुछ अच्छा लगना, उससे कुछ इम्पैक्ट होना, या आपने कुछ अच्छा देख लिया तो उसका एक रिवार्ड आपको मिलता है, रिवार्ड सिस्टम होती है। अब ये कोविड में ये रिवार्ड सिस्टम पे ही इम्पैक्ट हो गया। तो आप ना अच्छी तरह से, आपको अगर गंध नहीं आया या अच्छी तरह से आपको अगर टेस्ट नहीं आया, अच्छी तरह से नहीं दिख रहा, तो क्या हो रहा है, तो फिर चेंज हो जाता है। जो चीज आप मांगते थे खाने के लिए वो आपको खाना नहीं, मुझे नहीं खाना है। आपके चॉइसेस बदल रहे हैं क्योंकि टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है। आपका मोटिवेशन बदल रहा है, आपको ज्यादा खाना नहीं जा रहा है या बहुत ज्यादा खा रहे हो। कंजम्पशन जो है फूड का बदलते जा रहा है। या क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि कुछ सेंसेस की वजह से एपेटाइट, मतलब भूख लगना, जैसे कि हम समझो होटल के पास ही जा रहे हो और बहुत अच्छा स्मेल आया तो हमको भी ऐसा लगता है खा ले। किसी को अगर आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम देखते ही लगता है कि चलो आइसक्रीम खा ले। तो एक मोटिवेशन रहता है और सेंसेस स्पेसिफिक कुछ हंगर तैयार होती है और उसका एक आनंद आता है, वो सब खत्म हो गया। तो ये दूसरा फैक्टर जो आपको एक प्लेजर दे रहा था वो भी कम हो गया।
ये दो बहुत बड़े इम्पैक्ट हमारे साइकोलॉजी पे हो गए। अब तीसरा इम्पैक्ट जिसमें ये पूरा एक समअप जैसा है, तीसरे में क्या होगा कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मेंटल हेल्थ असेसमेंट एंड सेल्फ जजमेंट मेथड्स। मतलब नॉलेज की तो कमी थी शुरुआत में, अभी भी नहीं है पूरा, कि अभी भी हमको पता नहीं है कि ये कहाँ जाके रुकेगा, ये कब तक चलेगा। हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं अभी नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो पता नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज अभी भी है। और वो लैक ऑफ नॉलेज के साथ साथ लैक ऑफ हेल्थ बिहेवियर, जैसे कि अभी आज ही कल ही हमने रणदीप गुलेरिया का पढ़ा है। जैसे ही लॉकडाउन उठा है, लोग सब जगह जगह पे भीड़ 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 भीड़। ये लैक ऑफ हेल्थ बिहेवियर है। मैं बहुत बार लोगों को बता चुका हूं कि मास्क का जो रोल होता है, वो मास्क इसलिए डाला जाता है क्योंकि आपकी सांस या आपके मुंह से आने वाला ड्रॉपलेट सामने वाले पे ना जाए या सामने वाले का आप में ना आए। हम लोग क्या करते हैं, मास्क गाड़ी में तो डालते हैं, और जब ऑफिस में बैठते तो पहले मास्क निकाल के बात करते हैं। जब मास्क की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब हम मास्क नहीं डालते। तो इस तरह का लैक ऑफ हेल्थ बिहेवियर जो है वो मेंटल हेल्थ असेसमेंट हमारे पास हमारे भारत में, पहले एक चीज बता दूं कि भारत ये एक ऐसा देश है जिसमें सबसे कम मेंटल हेल्थ के इशू आज भी है पूरे वर्ल्ड का, अगर स्टैटिस्टिक देखा जाए तो सबसे कम। शायद इसमें एक कुटुंब पद्धति जो है हमारी, या हमारी जो एक आस्था है, या हमारी जो एक संस्कार है, ये एक शॉक अब्जर्वर के काम करते हैं, इसलिए कम है वहां एक रिलेशन, एक बॉन्डेज है हमारे इसमें। लेकिन कोविड के पहले से पिछले 3 सालों में भारत में मानसिक रुग्ण की दवाइयों की बिक्री 300% बढ़ गई है। 300%। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक जो सिस्टम होता है उसका, अभी वो बढ़ रहा है, लेकिन एक सिस्टम होता है कि अगर आपको एक इनिशियल कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू है तो आपको कॉग्निटिव और काउंसलिंग, मतलब आपकी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको समझाना है, आपकी पर्सनैलिटी को ध्यान में, आपकी चॉइसेस ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा एक अलग से कॉग्निशन, आपको एक ज्ञान देना है। वो एक पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है कि आपको इससे भी नहीं हो रहा है तो आगे कुछ सेल्फ असेसमेंट करके आपकी करेज बढ़ाना है। और तीसरी फिर दवाइयाँ। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि पेशेंट और दवाई बीच का जो है ब्रिज, वो बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, तो ये एक लैक है, उसकी वजह से इशू हो रहा है। अब सोशल इशू जो है, लॉकडाउन हो गया, इकोनॉमिक इशू हमने देखे, बहुत सारे लोगों को परेशानी है जो जिनका डेली वेजेस पे काम है ऐसे, और उनका भी नहीं, बिजनेस वालों का है, छोटे दुकानदार का है, सबका है, तो आगे चल के सीए पे भी परिणाम होगा उसका। तो इकोनॉमिक, लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा हम जो ले सकते थे, जो हमने लिया नहीं, वो था चेंज इन स्लीप पैटर्न्स एंड न्यूट्रिशन। ये नेगेटिव एस्पेक्ट में हमारा, हमको, हम जब काम पे जाते हैं, जैसे कि अभी गीता परिवार के जो यहाँ पे स्वयंभू है, मुनरा जी, या अभी जो सीए अग्रवाल जी ने बताया, तो ये सीए है, तो इनको अगर कुछ भी पूछे तो हमारा सबमिशन है, सबमिशन है, रात को 9 बजता है, 10, 11, 12, 1, 2 सबमिशन है। ये सब चीजें जब नॉर्मल रूटीन में थी तब थी। लॉकडाउन में सब कम हो गया था, तो क्या हमने उसका फायदा उठाया? क्या हमने उसका एक अच्छा लाइफस्टाइल में कन्वर्जन किया? हमारी स्लीपिंग पैटर्न बदल गई? नहीं बदली, उल्टा हो गया। जो चीजें बाहर नहीं मिलती वो हम घर पे करने लगे, उसमें तरह तरह की रेसिपीज डालने लगे जो हेल्थ के लिए अनावश्यक थी, और कोविड के सिनारियो में तो अनावश्यक ही थी, वो हम करने लगे। हम लेट नाइट तक जगने लगे, हम एंटरटेनमेंट करने लगे अलग से। तो एक स्लीप पैटर्न जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इम्यूनिटी में, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। एक स्लीप पैटर्न जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने के लिए, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया, और उसी वजह से फिर क्या हो गया, स्लीपिंग प्रॉब्लम शुरू। तो ये एक बेसिक सिनेरियो में लॉकडाउन में हमने उसका फायदा नहीं उठाया। इसमें आगे चल के
चेंजेस जो हो गए, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, ये हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। ये एक कल्चर है अदर कंट्रीज में। मैं जब यूरोप में या अमेरिका में जाता तो बहुत सारे लोग चूज करते कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा, लेकिन अपने यहाँ नहीं था। तो ये उसको अडॉप्ट करना इसका बहुत मुश्किल हो गया। पहले कैसे था कि ये दिन भर काम को जाता था, हम घर पे रहते थे, समझो बीबी और पति, अब दोनों घर पे हैं, तो दोनों को परेशानी हो रही है। उसको उसका फ्रीडम नहीं मिल रहा है, इसको इसका फ्रीडम नहीं मिल रहा है, दोनों को परेशानी हो रही है। वर्क फ्रॉम होम का ड्रॉबैक, बहुत ज्यादा आप अवेलेबल हो रहे हो सामने वाले को, कभी भी अवेलेबल हो रहे हो, तो ये हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है। लैक ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ नॉलेज, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमको कुछ एक अलग से बिहेव करना पड़ता है, अलग से। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम है तो हमको क्या करना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम में हमको टाइम, क्योंकि वही आदमी वहीं पे बैठा हुआ है, वही सब चल रहा है, तो हमको इसमें डिस्ट्रैक्शन कैसे करना चाहिए, ये इसका हमको नॉलेज नहीं है, और इसकी वजह से हम उसके साथ कोप नहीं हो पा रहे हैं। सबसे और बड़ा इंपैक्ट है सोशल मीडिया। हर रोज मुझे अभी वैक्सीनेशन के बारे में कम से कम 50-60 लोग पूछते हैं, और हर रोज मुझे कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है। मुझे सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन, वो सही इंफॉर्मेशन हो ऐसा नहीं है, लेकिन नई इंफॉर्मेशन वैक्सीन के बारे में मिलती है। तो ये सोशल मीडिया जो बना रहा है, उससे क्या हम मेंटल हेल्थ की तरफ जा रहे हैं? नहीं जा रहे, क्योंकि देखो जितना इंफॉर्मेशन आएगा उतना आपके माइंड को प्रोसेस करना पड़ेगा, उतना उसको असिमुलेट करना पड़ेगा, और ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए, असिमुलेट करने के लिए आपके माइंड का बहुत बड़ा समय और एनर्जी खर्च होती है। तो माइंड बिकम टायर्ड, फटीग में आ जाता है, और जब वो फटीग में आएगा तो क्या वो हेल्दी हो रहा है? नहीं हो रहा है। और हम रुकते ही नहीं है, हर एक ग्रुप में हम क्लिक मारते हैं, हम देखते रहते हैं, और नई नई बातें, नई नई डिस्कशन, और डरते हैं और एक्साइट होते हैं। और क्वारंटाइन, और ये मैंने तो बता दिया आपको, डर का बता दिया है। तो ये सब चीजें जो है, ये सब कोविड की वजह से जो आई है, उससे अपने माइंड पे प्रिंट हो गया है। जो प्रिंट क्या हुआ है कि हम कुछ चीजों के लिए अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, हम डर रहे हैं, हम एक थोड़ा सा अलग से महसूस कर रहे हैं, हम एंग्शियस हो रहे हैं या डिप्रेस हो रहे हैं, या तो नैराश्य में जा रहे हैं या ओवर रिएक्ट कर रहे हैं हम सब चीजों को, और उसको हम संभाल नहीं पा रहे। तो ये जो चीज है, ये एक बहुत बड़ा प्रिंट हमारे माइंडसेट पे हो गया। तो अब उससे इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे शरीर पे, माइंड पे क्या इम्पैक्ट हो गया? तो हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। अब सोचो, मैं पिछले 1.25 साल से लगभग 10,000 से ज्यादा कोविड पेशेंट से आप एक्सपोज हुआ हूँ, या मतलब देख चुका हूँ। तो ये इतना बहुत गहराई से ये चीजें सब आती है। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन बहुत बड़ा कंप्लेंट है लोगों का। थॉट रुकते ही नहीं है, चलते ही रहते हैं, रेसिंग थॉट्स चलते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं है। हम खूब ओवर थिंकिंग, चिंता नाम चाहती चिंतना, चिंता ही करते रहे, सोचते इवन थिंकिंग ऑफ थिंकेबल, जिसे हम बोलते, चिंता नाम चाहती चिंतना, जिसका आपको सोचना है, वो भी अगर ज्यादा सोचोगे तो उसका फिजिकल इंपैक्ट होगा, और आपकी बॉडी आपको डिस्टर्ब करेगी। एक सेकंड, मुझे एक फोन लेना पड़ेगा। हेलो, हाँ अक्षय, मी तुला थोड्या वेळाने देतो, मी वेबिनार मध्ये पेशेंट का लेना पड़ा, सॉरी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा फोकस चला जा रहा है, हमको नींद आने के लिए एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, रुक ही नहीं रहा है, वो मोटिवेशन कम हो रहा है, और हम माइंड को स्विच ऑफ नहीं करें, वही चीज लेके हम ज्यादा उस पे ही चल रहे हैं, स्विच ऑफ नहीं कर रहे, स्विच ऑन स्विच ऑफ। और ये सब चीजों की वजह से मेमोरी पे इम्पैक्ट, कंसंट्रेशन पे इम्पैक्ट, डिसीजन पावर पे इम्पैक्ट। सो हमको पहले जितना हम काम कर रहे थे
उससे 25% भी काम करते हो, हमको वर्स फीलिंग हो रहा है। अब बॉडी में क्या आ रहा है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये नॉर्मल बता रहा हूँ, इसमें पेशेंट का नहीं है। ये जो डे टू डे जिसको कोविड हुआ है, जिसके माइंड पे क्या इम्पैक्ट हुआ वो बता रहा हूँ। जिसको डिसऑर्डर हुई उसमें और सीवियर सिम्टम्स है। तो इंक्रीज हार्ट अटैक, लोग पल्पिटेशन, धड़धड़ होती है, धड़धड़ होती है, घबरा के सर को धड़धड़ होती है, अंदर नहीं जा रहा है, जी मचला रहा है, या नौसिया जैसा लग रहा है, या यहाँ बहुत जड़ हो गया है, नीचे नहीं जा रहा है, फटीग, टायर्डनेस, थकान आ रही है, पहले हम इतना काम करते थे अब नहीं कर पा रहे, अनएक्सप्लेन हेडेक, सर दर्द हो रहा है, रेस्टलेसनेस या एजिटेशन, अस्वस्थता, चंचलता या ज्यादा चिड़चिड़ेपना, हम रिएक्ट कर रहे ज्यादा, और उसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो बिगड़ रहा है। हमको अगर हम देखें तो पहले से ज्यादा उसमें प्रॉब्लम आ रही, चाहे कॉन्स्टिपेशन, चाहे गैस हो, जो भी हो, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और नींद को भी नहीं। अब इसका इम्पैक्ट जो आपका इनर कॉन्शियस है उस पर क्या हो रहा है, तो नेचुरली आप स्ट्रेस फील करते हो, लेकिन उसमें कभी कभी ओवर इंथुजियास्ट, ये लोग बहुत जल्दी रोने लगते हैं, या बहुत ज्यादा, पहले इतना हंसते थे अब बहुत इतना हंस रहे हैं, सेम चीज पे ओवर रिएक्ट हो रहे हैं, ओवरवेल्म हो रहे हैं। अननोन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन चिंता हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन एंजाइटी हो रही है। जैसे मैंने बताया कि दुख हो रहा है और फिर आंखों में पानी आ रहा है। और जो यूजुअल चीजें थी जिसको आप एंजॉय करते थे, जैसे कि ये लड़के का मैंने बताया, वो उसको साइकिलिंग बहुत पसंद थी, वो बहुत एंजॉय करता था साइकिलिंग, पिछले 2 महीने से उसने साइकिल की तरफ देखा नहीं है। वो साइकिल के पास जाता है और वापस आ जाता है, डरता है मैं साइकिल चलाऊं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ भी ऐसे। तो जो यूजुअल चीजें आपको बहुत इंटरेस्ट देती थी वो आप एंजॉय नहीं कर रहे, आप फ्रस्ट्रेशन फीलिंग हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ऐसे लगता है कि आप अकेले हो, आप दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हो, आप दूसरे से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। तो ये जो इम्पैक्ट शरीर पे हो रहा है, ये चीजें हैं कोविड की वजह से। आपको 2 एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। जैसे कि फ्रांस में एक स्टडी हुआ है कोविड के बाद में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में, तो उसमें अगर आप देखोगे तो आप चक्कर आ जाएगा आपको। और ऐसा नहीं कि इनको कोविड हुआ है, स्टूडेंट में से 11.4% सुइसाइडल थॉट वाले, आत्महत्या करना चाहते हैं, 22.4% को डिस्ट्रेस हुआ है, कुछ करना नहीं चाहते, बैठे हैं घर पे। 24.7% को जो स्ट्रेस था उसका परसेप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले इतना डर लगता था, अब इतना डर लगता है सेम चीज से। 16.1% डिप्रेशन में गए हैं, 27.5% सबसे ज्यादा हाई लेवल ऑफ एंजाइटी। अगर अमेरिका में देखो तो डिप्रेशन और एंजाइटी का मार्क जो है वो पहले 8.2 था, वो 28.2 हो गया कोविड के बाद में। मतलब जनवरी टू जून 2019 8.2, और मई में जब अमेरिका में एक्सप्लोजन हुआ तब 28.2। डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो सब चीजें लगभग तिगुनी हो गई। तो ये सब हो रहा है। अब इसको संभाले कैसे, संभालना तो है लेकिन संभाले कैसे, तो उसके लिए अब पूरा वर्ल्ड, क्योंकि कल वर्ल्ड योगा डे, जागतिक योग दिवस है, और एक अच्छा मुहूर्त है कि हम थोड़ा सा माइंड कंडीशन के बारे में सॉल्यूशन का विचार करें। तो ये जो है इसमें एक 4 चीजें इन्वॉल्व है, और ये पूरी दुनिया देख रही है एशिया की तरफ की इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें एशिया वाले करते हैं। तो अब हमको बॉडीली करना है, तो बॉडी को हम कैसे संभाल सकते हैं।
उसमें क्लियरली नरिश, एनर्जाइज एंड मैटर विथ एंशिएंट प्रैक्टिसेस, कि आपको आपके बॉडी को पोषण देना है। अब हमारे पोषण, ये पूरा मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन पोषण का मतलब ओवर फीलिंग नहीं है। न्यूट्रिशन का मतलब बहुत ज्यादा शरीर में डालो ऐसा नहीं होता है। टाइमली डालो, योग्य मात्रा में डालो, और जो आपके शरीर के हिसाब से आप उससे कुछ निचोड़ सकते हो उतना ही खाओ, या वही चीज खाओ। और एनर्जी बढ़ाने के लिए ऐसा जरूर नहीं कि वर्कआउट करो, वर्कआउट की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो हो भी नहीं पाएगा पोस्ट कोविड। जनरल एक जेंटल एक्सरसाइज, लेकिन डेली एक्सरसाइज ये जरूरी है। माइंड में क्या करना है, लेट्स पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट का मतलब क्या है आगे बताऊंगा। अब हमारे हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से, योग के हिसाब से, माइंड जो है वो हार्ट में रहता है और ब्रेन में, ब्रेन से काम करवाता है। तो ब्रेन के लिए पॉजिटिव थॉट्स है, हार्ट के लिए कुछ और चीजें हैं, और उसमें आता है, सॉरी, जैसे कि कनेक्शन, लव, हीलिंग पावर ऑफ लव। अब प्रेम, प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि हर बार लड़का लड़की हो, माँ बेटे का, भाई बहन का, सब लोगों का प्यार होता है। तो जो हमको एक अलग फीलिंग हो रहा है, डिसकनेक्टेड, वो कनेक्शन करना है हमको, और उसकी वजह से हम हील कर सकते हैं। और अंत में है कनेक्ट विथ योर ट्रू सेल्फ, मतलब खुद को पहचानो, जो आयुर्वेद में बताया कि धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम। खुद को पहचानो, खुद के सोल के साथ कनेक्ट हो, तो ही इस पे आप आगे जा सकते हो। खुद को पहचाने तो खुद की अपनी जो स्ट्रेंथ है वो वापस आएगी, ये चीज है उसमें। अब ये करना कैसे है, तो इसमें बॉडी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड रिकवरी। ट्रेनिंग, आपके बॉडी को आपको ट्रेन करना है एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल। अब ये जो चीजें हैं इसमें, अब जो लॉकडाउन में किया वो छोड़ दो, क्या हम आगे से कर सकते हैं क्या? सिंपल सी चीजें हैं, जैसे कि कौन से भी साइंस में आप पूछ लो, रात की 7 या 8 घंटे की नींद, रात की बोल रहा हूं मैं, हमारे यहाँ रात 8:30-9 बजे हो जाती है। तो अगर हम 10 बजे सो जाएं, और अगर हम 5:30 ब्रह्म मुहूर्त में उठने का 5:30-6 बजे उठ जाए, तो ये जो नींद है, ये सबसे बड़ी चीज है इम्यून सिस्टम के लिए, ये सबसे बड़ी रिफिल है मस्कुलर सिस्टम के लिए, ये सबसे बड़ी रिफिल है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लिए, ये सबसे बड़ी रिफिल है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और ये सबसे बड़ी रिफिल है बोन सिस्टम के लिए। ये 5 सिस्टम जो है, ये खाली अच्छी नींद से सुधर सकती है। तो हमको हमारे बॉडी को ट्रेनिंग देना है, थोड़ा जल्दी सोना, जल्दी उठना है। हमको हमारे बॉडी को ट्रेनिंग देना है कि सुबह, हम सब बोलते हैं, हम सिटी में रहते हैं, हम बोलते हैं कि यार सुबह तो एयर अच्छा रहता है, बाद में पोल्यूटेड हो जाता है। जब लॉकडाउन खुल रहा है और कोविड जो उस पर अफेक्ट कर रहा है, तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि कार्बन वाला ही हम प्राणायाम से अंदर ले लें, कार्बन वाला एयर? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? या सुबह की जल्दी शुद्ध हवा जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो वो अंदर ले लें? तो हमको ये ट्रेनिंग देना है हमारे बॉडी। बेसिक क्लीनिंग मेथड जो हमने मोबाइल पे सुना, हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो, ठीक है, लेकिन खाली हाथ धोने से क्या होगा? वो जहां से अंदर जाता है, नाक, मुंह, आईज, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो ये बेसिक ट्रेनिंग हमको लेना पड़ेगा। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में देखिए 2 चीजें होती है, व्हाट यू ईट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप क्या खाते हो ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे आपको क्या मिलता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई चीज हाई प्रोटीन है, इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको उतना प्रोटीन देगी, क्योंकि आपका जो सिस्टम है अगर वो करप्ट होगा तो कैसे प्रोटीन देगी? आपको नहीं देगी। आप भले ही 1 किलो का प्रोटीन खा लो, लेकिन अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी नहीं है तो आपको 10 ग्राम भी नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो हम उसके पीछे पड़े हैं, हम प्रोटीन ले ले, सब लोग बोल रहे हैं प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन खाओ, लेकिन ये समझना चाहिए कि जो वायरस प्रोटीन को ही मीडियम बना के घूम रहा है शरीर में, क्या हम उसको इतनी आसानी से प्रोटीन दे दें रेडीमेड?
क्या हम उसको आसानी से व्हीकल दे नहीं रहे? तो हमको ये समझना चाहिए कि मेरी सिस्टम क्या प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम यूरोप गया था तब मैंने वहां का खाना खाया, जो वो खाते थे वो खाया, जो वो पीते थे वो पिया। आपको ताज्जुब होगा, मेरा ये सब खुद का ऑब्जर्वेशन है। मैं 68 किलो से यहाँ से गया था, 84 किलो से बाहर आया 21 दिन में, 21 डेज। मेरा हाइट बढ़ गया था आधा इंच, और बहुत सारी चीजें हुई मेरे साथ। तो केवल जो उनको अच्छा है वो मैं खाने लगा, तो मुझे कुछ अच्छा हुआ लेकिन कुछ बुरा भी हुआ, क्योंकि मैं टॉयलेट नहीं जा पा रहा था। आने के बाद पेट इतना बड़ा हो गया। तो जो एक को अच्छी है वो दूसरों को अच्छी होगी, ऐसे नहीं है। इसलिए न्यूट्रिशन जो है वो आपको समझना चाहिए। इसमें सीधी सिंपल बात है कि आपको षड्रस आहार लेना है। आपको जो भी थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा तीखा, थोड़ा ये सब चीजें आपको लेनी पड़ेगी। आपको 4 फॉर्म ऑफ, मतलब कुछ लोग ऐसा कि कंसेप्ट होता है अपना कि खाने में बीच में पानी नहीं पीना है, पहले नहीं पीना है, बाद में नहीं पीना है। ऐसे ये कोविड में ये मत करो। आपको खाने में कुछ दांत का यूज करने वाली चीजें चाहिए, कुछ लीक करने वाली चीजें चाहिए, चाटने वाली, कुछ पीने वाली चीजें चाहिए, और कुछ चूसने वाली चीजें। आपका पूरा सिस्टम काम करना चाहिए। तो ये चारों चीजें साथ में होनी पड़ेगी उसमें, नहीं तो आप गलती कर रहे हो न्यूट्रिशन में। आपको जो भी खाना है उसमें, जैसे मैंने बताया कि उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं लगती है। मैं आपको 10 चीजें बता देता हूँ, वो अगर आपके खाने में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सब्जियों में जो रूटीन सब्जी आप खाते हो उसमें थोड़ा सा बदल कर दीजिए। आपको गाजर खाना है, आपको ब्रोकोली गोभी खाना है, आपको शिवगा खाना है, आपको परवल खाना है, या करेला खाना है। ये एडिशनल आपको करना है आपके खाने में, इम्यूनिटी के लिए बता रहा हूं मैं। फ्रूट्स में आपको लगभग सब फ्रूट चल सकते हैं, खाली केला वो भी खाना है तो बिल्कुल काला करके, पका हुआ करके, उसमें शहद और इलायची डाल के खाना है, नहीं तो नहीं खा सकते। ऐसे केला और सीताफल ये अभी मत खाओ, या थोड़ा सा पेरू अभी मत खाओ। बाकी सब फ्रूट आप खा सकते हो। सीरियल्स में आपको जितना, अगर आप जवार, बाजरा, नाचनी, राजगिरा ये अगर खाते हो, या ओट या जव, सातू ये खाते हो, तो ज्यादा फायदेमंद है गेहूं के बजाय। और दाल, हर तरह की दाल खाओ, उसमें भी कुल्थी की दाल और उड़द की दाल बहुत अच्छी है। वो दाल हर तरह खाओ अगर आप वेजिटेरियन हो। इसके आगे क्या चाहिए आपको? ये सब चीजें इकट्ठा करके अगर आपका खाना बन गया तो काम खत्म। ये न्यूट्रिशन है। उसमें 4 टाइप की चीजें बनाओ, हर टाइप की चीजें। और मसाले में जो रहेगा मेरे से कहना में, मसाले में जो हम लोग जीरा और राई यूज करते हैं, उसमें थोड़ा सा आप अजवाइन डालिए। हींग कभी यूज करते, कभी नहीं यूज करते, हींग डालिए। थोड़ा अदरक लहसुन डालिए, और थोड़ा काली मिर्च डालिए। जो हमारे ट्रेडिशन नहीं है काली मिर्च का, लेकिन डालिए। इतना अगर हम कर देंगे तो हमारा खाना हेल्दी बन जाएगा। उसमें हर टेस्ट चाहिए, स्वीट चाहिए, सॉर चाहिए। स्वीट का मतलब शक्कर खाना ऐसा नहीं होता है। ये सब फ्रूट्स मीठे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स मीठे होते हैं। क्यों नहीं हम ड्राई फ्रूट्स खाने में खाते हैं? क्यों अलग से खाना पड़ता है हमको? खाने की जरूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट खाने में क्यों नहीं खा सकते हम? जब मेन स्ट्रीम डाइजेशन चल रहा है तब हम नहीं खाते, और जब शरीर रेस्ट में होता है तब खाने खाते हैं। ये न्यूट्रिशन का फंडा नहीं है। अगर आप काम कर रहे हो, बहुत थके हुए हो, और हम अगर आपको नया काम दे दें तो आप क्या करोगे? आपको जब रेस्ट की जरूरत है तब काम दे देंगे तो आप थक जाओगे ज्यादा। जो आपको रेस्ट चाहिए तो आपके सिस्टम को रेस्ट नहीं चाहिए। इसलिए आपको वो खाने के टाइम पे चबाने के टाइम पे चबाने की चीजें, पीने के टाइम पे पीने की चीजें, ये करना पड़ेगा। ये न्यूट्रिशन है। और जो रिकवरी है, ये रिकवरी आपको काम आती है स्पेसिफिक एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज से रिकवरी होती है। और ये रिकवरी करने के लिए जो एक्सरसाइज, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। बाहर जाके एक्सरसाइज,
आपको बाहर जाके एक्सरसाइज करना ऐसे कौन से भी बुक में या किसी चीज में बताया हुआ नहीं है। आपको जो भी करना है वो आप घर में बैठ के कर सकते हैं, आपके घर के विंडो के बाजू में कर सकते हैं, तो साइकिल चला सकते हैं, पीटी की एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ये रिकवरी है। उसके आगे माइंड, मैं और थोड़ी चीजें बाद में बताऊंगा इसकी। माइंड, हार्ट और स्पिरिट, उसको क्या करना है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट थिंग है, मेडिटेशन, स्टोरीज एंड इफिशियंसी। हर आदमी मेरे को पूछता है दवाई क्या है, दवाई क्या है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कोविड छोड़ो, ऐसे भी अगर मानसिक प्रकार के रोगों को ठीक करना है तो खाली दवाई से ठीक नहीं होता है, वो मैनेज होता है, ठीक नहीं होता है। दुनिया में कहीं पे भी मानसिक रोग को पूरी तरह से ठीक करने की खाली दवाई नहीं है, उसको साथ में आपको कुछ लेना पड़ेगा, और ये साथ में जो लेना है इसमें मेडिटेशन, स्टोरेज और इफिशियंसी। मेडिटेशन, उसमें कुछ भी करिए आप, आपके पद्धत का मेडिटेशन कर लीजिए। स्टोरेज में जो है, वो स्टोरेज जो होती है वो डिस्ट्रैक्शन करवाती है आपसे, आपको जो चीज बॉदर कर रही है उससे दूर ले जाती है। और इफिशियंसी जो है वो आपका एक टाइप का माइंड एक्सरसाइज है। आपको एक प्रकार का एक, जैसे कि हम पजल खेलते हैं वैसे आपको कुछ चीजें देनी है जो माइंड को अलर्ट करे, और इससे आप बाहर आएंगे। इसका डिटेल्स अगली स्लाइड में बता दूंगा आपको। हार्ट के लिए जो है उसमें जो चीजें हैं उसमें अभी दिख रहा है आपको, बहुत दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो हार्ट जो मैंने बताया था कि ये ब्रेन का काम हो गया, स्टोरेज, इफिशियंसी एक्सेट्रा। और हार्ट का जो काम है उसमें आपका एक बॉन्डेज, इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्स, कि जैसे मैंने बताया था कि एक हीलिंग पावर ऑफ द लव वो तभी होता है जब आप वहां पे इंटीग्रिटी दिखाते हो। जैसे कि है कि कभी ये कोविड का ही समय था, लॉकडाउन का समय था, सबसे बड़ा समय था जब आप अपने परिवार वालों के साथ एक क्वालिटी टाइम बिता सकते थे। लेकिन क्या किया आप लोगों ने, आप मोबाइल पे हो गए, आपका बच्चा मोबाइल खेल रहा है, आपकी बीवी मोबाइल खेल रही देख रही है, अलग अलग अपने अपने में। इसमें बहुत कम फैमिलीज में ऐसा हुआ है कि मान लो पुरुष ने रसोई बनाई है या हेल्प किया है अपनी बीवी का, या बच्चों के साथ बैठ के कुछ खिलौने बनाए हैं, डाला है, ये कुछ नहीं था। तो ये हमारे फैमिली के साथ रिलेशन बनाने का बहुत बड़ा समय था हमको लॉकडाउन में, जो हमने बहुत हद तक किया नहीं। हमारा प्रेजेंस था ही नहीं। प्रेजेंस का मतलब ऐसा कि आप में रहो। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। सुबह उठते ही, वो नॉर्मल वर्किंग डे में सुबह उठते हम क्या सोचते हैं, पहले सबसे पहले हम सोचते हैं अरे लेट हो गया, मुझे बाहर जाना है, बाद में ट्रैफिक हो जाएगा। हम हमारा नहीं सोचते हैं कि मेरी नींद अच्छी हुई, मैं अच्छी फ्रेश मूड से उठा नहीं उठा, वो नहीं सोचते। पहले हम क्या सोचते हैं, दूध वाला आया क्या, पेपर वाला आया क्या, हमको जाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। तो प्रेजेंस कहाँ है तुम्हारा? प्रेजेंस है नहीं। तुम खुद में प्रेजेंट नहीं हो, तुम कनेक्टेड वर्ल्ड से हो, और फिर वर्ल्ड आपको तकलीफ दे रहा है, इसलिए आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गए। तो प्रेजेंस इन यू, अंडरस्टैंडिंग यूर नीड्स, आपको क्या चाहिए। आपको अगर आधा घंटा और सोना है तो क्या आप सो सकते हैं? सोने की कोशिश करिए, या डिसाइड कर लीजिए आज रात को मैं जल्दी सो जाऊंगा तो सुबह में फ्रेश हो जाऊंगा। ये प्रेजेंस है। इंटीग्रिटी मैंने बता दिया रिलेशन में। और रिस्पॉन्स, बहुत बार ऐसे होता है कि हम, हमारे दिल में तो अच्छा रहता है लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो एक रिस्पॉन्स देना, कभी कभी वो एक्टिंग करो आप चलेगा, लेकिन आपको रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड से बॉन्डेज और इंटीग्रिटी बढ़ती है। और जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें सबसे अच्छी चीज है सर्विंग अदर्स। दूसरों की मदद करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को हेल्प करो। कोविड में बहुत बहुत ही
अच्छी तरह से नजर आया है कि कौन अपना है और कौन पराया है। ऐसे बॉडी को छोड़ के लोग भाग जाते थे और दूसरे जात के, दूसरे धर्म के, दूसरे लोग आके तुम्हारे क्लोज रिलेशन वाले की बॉडी लेके जा रहे हैं। क्या तुम दूसरे को सर्व कर पाए? मैं ये अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि कोविड के टाइम में रात दिन एक भी रुपया कंसल्टेशन नहीं लेते हुए मैंने क्वालिटी टाइम वेस्ट किया अदर्स को सर्व करने के लिए। मेरे वजह से बहुत लोगों की मदद हुई है, मैं आज अभिमान के साथ कह सकता हूँ। तो क्या हमने वैसे किया? हमने लोगों को हेल्प किया। हमने किसी को पहले लॉकडाउन में, वहां मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ हमारे यहाँ एक वो बलून वाली लड़की, एक औरत और उसके 2 बच्चे थे। मुझे पहले लॉकडाउन के तीसरे चौथे दिन उन्होंने क्या किया, आप ये पूरे बलून लेके जाओ लेकिन मेरे बच्चे को खाने को दो। उसके बाद में मैंने पूरा 1-1.25 महीना उसको समुद्र होटल में खाने का पैसा दिया, लॉकडाउन जब तक नहीं उतारा था, और मुझे अच्छा लगा। हमने ऑर्डर्स को सर्व करना, तो ये चीजें हैं। इसके साथ दवाई है, खाली इससे नहीं होगा, दवाई से कुछ नहीं होगा। तो अब आगे देखते हैं। मैंने जो बताया था उसमें सबसे बड़ी चीज होती है डिस्ट्रैक्शन। आपको जो चीज बॉदर कर रही है उससे आपको अलग हट के करना है। तो उसमें क्या काम आता है? उसमें काम आता है सुनना, देखना, या कुछ देखने वाली चीज क्रिएट करना। जैसे कि आप पहले मान लो बहुत अच्छे सिंगर थे, तो आपके लिए सिंगिंग, डांसिंग, पढ़ना, विजुअल्स, टीवी पे देखना, कंप्यूटर पे देखना, वो भी आपको जो आनंद दे, आपकी जो लाइकिंग है, वो रोज आपको डिस्ट्रैक्शन करना जरूरी है, जो चीज आपको बॉदर करती है। और वो डिस्ट्रैक्शन, वो आनंद जैसे 2 बच्चे ले रहे हैं, वो उस प्रकार से आपको पूरा खुल के आनंद लेना है उसका। और जब आप खुल के आनंद लोगे तो आप भूल जाओगे, आपका लिंक डिस्कनेक्ट हो जाएगा जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, तो आप फ्रेश हो जाओगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है और इसमें काम आती है स्टोरीज। कौन सी स्टोरीज काम आती है? जो आपके पिछले आयुष्य में थी। जैसे कि मैं फर्स्ट आया, जैसे कि मैं इलोकेशन कंपटीशन में गोल्ड मेडल लिया, जैसे कि मैं क्रिकेट में अच्छा खेलता था, जैसे कि मैं डांस कर रहा था, जैसे कि मैं अच्छा डांस, ये जो इमेज मैंने बताई वो फादर और बेटी नाच रही है। तो ये चीजें आपकी जो पिछले कला कौशल थे उसको याद करिए और उसमें से कुछ तो करिए। आपके कला कौशल जो आपको आनंद देते थे उसमें से कुछ करिए, वो स्टोरीज आप याद करिए। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है? वही है रिकॉल पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स। पहले मैं ऐसे था, मैंने ये किया है, तो मैं अब क्यों डरूं? फेल होने का डर किसको होता है? जो बार बार फेल होता है। जो पहले पास हो चुका है उसको फेल होने का डर नहीं रहता है, और फेल हुआ तो भी उसको ज्यादा दुख नहीं होता। तो ये रिकॉल पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स, ये सबसे बड़ी चीज है। डिस्ट्रैक्शन के साथ जो आप करोगे तो ही दवाई काम करेगी, नहीं तो दवाई काम नहीं करेगी। और इसके साथ जो मैंने बताया था आपको कि आप ग्रेटिट्यूड मतलब लव या दूसरे की मदद, ये सब जो चित्र में बताया है कि परफॉर्म एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, आप दूसरे की मदद करिए, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए, ये सब चीजें। और इसके साथ आता है कुछ आयुर्वेद के उपचार। इसमें एक शिरोअभ्यंग बोल के टेक्निक बताया, उसके 4 प्रकार होते हैं। उसमें से शिरोअभ्यंग का मतलब क्या है? सब बाजू से आपको आपके सर को तेल लगाना है, सब बाजू से, यहाँ से यहाँ तक तेल लगाना है। या कुछ एक्सोटिक ट्रीटमेंट भी है हमारी शिरोधारा जैसे, जो लोग यूज करते हैं। अब ये तेल का रोल क्या है इसमें, एक समझ लो आप। अगर मैंने आपको 100 मीटर छोड़िए, एक रूम के कोने से दरवाजे तक भागने के लिए कहा, तो आप 5 सेकंड में वहां पहुंच जाओगे। लेकिन इमेजिन करो पूरे फ्लोर पे ऑयल है, क्या आप भाग सकते हो? नहीं भाग सकते। आपको स्लो होना पड़ता है, आपको रिदमिक होना पड़ता है, बैलेंस करते करते जाना पड़ता है। अब स्ट्रेस में यही तो बिगड़ा हुआ होता है। आपका माइंड भाग रहा होता है, आपका ब्रेन भाग रहा होता है, केमिकल वो चल रहा होता है। क्या उसको आप रिदम में ला सकते हो? तो ऑयल एक बहुत अच्छी चीज है, ऑयल या ऑयली मीडियम, जो आपको अच्छी तरह से रिदम में ला सकते हैं।
जो आपको अच्छी तरह से स्लो कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 2 4 5 दिन करने के बाद आपको इफेक्ट उसका नजर आएगा। तो डिस्ट्रैक्शन, ऑडियो, ऑडियो विजुअल, विजुअल या रिकॉल positive aspects of your past life to support you to build confidence in you, relation, power of love, healing, helping others और ऑयल ट्रीटमेंट्स। ये जो चीजें हैं, ये अगर आप लोगे, फिर इसके साथ आप दवाई ले सकते हो अगर चाहिए तो। जरूरत है ऐसा नहीं है। उसमें कुछ घर की भी दवाइयाँ होती है और कुछ समझ लो थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन एक 10 मिनट और लगेगा मुझे, मैं कंटिन्यू करूंगा। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है कि जो घर में भी है आपके, जैसे कि नाक में घी छोड़ना है, सादी सीधी सी बात है। आप अगर, हम जब बच्चे बहुत होते थे पहले, तो छोटे से में वो जायफल उबाल के देते थे उस दूध में। क्या हम उसका प्रयोग कर सकते हैं? हमको अगर नींद नहीं आ रही तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जायफल वाला दूध पी सकते हैं हम लोग घर पे। तो हर बार आपको दवाई की जरूरत होती है ऐसे नहीं। तो दवाई भी है, फिर दवाई का नाम बताने की कोई मुझे आवश्यकता नहीं है। आप मार्केट में कहीं भी गए तो आपको बहुत सारी साइकोलॉजिकल दवाई मिल जाएगी, लेकिन वो दवाई के साथ अगर ये करोगे तो ही इम्पैक्ट होगा, नहीं तो वो हाफ हार्टेड होगा, आपको उतना फर्क नहीं आएगा। अब आपको एंजाइटी है, बहुत ज्यादा हाइपर है, तो ऑयल आपको ठंडा कर देगा। आपको अगर डिप्रेशन है, आप निराशावादी हो, तो मैंने जो बताया कि आपको जो इफिशियंसी है, आपका रिकॉल है पास्ट इवेंट्स का, और वो करना, कुछ तो करना, नया करना, जो कर चुका हूं मैं वो कॉन्फिडेंस के साथ करना, ये स्टिमुलेशन है आपके माइंड के लिए। और इसके साथ अगर डिप्रेशन की दवाई ले रहे हो, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, जो भी है ले रहे हो, इसके साथ अगर एंग्जाइटी वाली ठंडी करो जैसे कि जटामांसी है, ये दवाई ले रहे हो, तो फिर उसका प्रयोग होगा, अच्छा इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये इतना आपको काफी है। अब जो मैंने बताया था उसमें ट्रेनिंग किसकी किसकी करनी है। अब बारिश का मौसम है, थर्ड वेव आने की संभावना है। बारिश के मौसम में हर एक को गले की खराश होती है। क्या हम गला क्लीन नहीं कर सकते? दिन भर में हम दिन भर बड़बड़ते रहते, गला यूज करते हैं, पानी पीते गले से अंदर डालते, खाना खाते गले से अंदर डालते, सब गले से अंदर डालते, और उसको स्वच्छ नहीं करते। खाली ब्रश कर लिया तो काम हो गया, ऐसे नहीं है। ये जो मुंह है ना, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का 5% भी नहीं है। बाकी 95-95% वैसे ही रखते हैं और 5% क्लीन करते हैं। 5% भी नहीं है एक्चुअली। तो हमको गार्गलिंग दोनों तरफ से, मतलब मुंह चीक्स का जो करना है वो भी, और गरगरा करना है वो भी, दोनों चीजें क्लीन करनी है। क्योंकि जो हमने देखा है फंगस या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में हो रहा है, उसमें तो ये बहुत जरूरी हो गया अभी। तो आपको ये दोनों चीजें करनी है। किससे करनी है? नमक पानी करिए, या खाने का सोडा होता है उससे करिए, या लवंग का तेल घर में होगा तो वो डाल के कर लीजिए। मैंने अभी बताया कि नाक में आपको स्वच्छता करना है, तो आपको नमक का पानी या स्पाइस ऑयल, कौन सा भी मसाले वाला कापूर वाला तेल आप नाक में डाल दीजिए, छींके आएगी, क्लीन हो जाएगा, आप नाक क्लीन कर लीजिए। और सपोर्ट के लिए आपको जो है साइकोलॉजिकल सिचुएशन में सपोर्ट के लिए आप घी डाल दीजिए या नारियल का तेल डालिए, उससे फायदा होगा। 2 बार डालिए, सुबह शाम। अब इसमें आप, जो हम लोग करते थे पहले कि आंखों की, क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूँ जहां से कोविड अंदर जा सकता है वो पार्ट का क्लीनिंग करना है। पहले हम बच्चे को काजल डालते थे, अब हम बाहर से आई कंडीशनर लगाते हैं। काजल क्यों डालते थे? ताकि बच्चों को जो आंख में चिपड़ापन आ जाता है वो निकालने के लिए पहले काजल डालते थे, क्लीन करने के लिए, और आंखों की अच्छी एक शक्ति प्रदान। क्या हम नहीं डाल सकते अब काजल? चलो काजल अच्छा नहीं लगता है तो ड्रॉप्स मिलते हैं बहुत सारे, गुलाब का पानी है, वो आइटोन बोल के ड्रॉप मिलता है, ट्रिफ्लांजन बोल के ड्रॉप मिलता है। कि हम आंख क्लीन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये चीजें हम यूज कर सकते हैं। जीभ क्लीन करना, आपको आश्चर्य होगा, फ्रांस में जो पेरिस सूद बीसेट बोल के मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहां पे उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने बताया है कि जो स्मोकर्स है या जो टोबैको च्यूइंग करते हैं, उनको कोविड की एंट्री जो है उसमें वो रिस्क कम होता है। और उसमें नीचे लिखा है अगर आप स्मोकिंग नाक से करते हो, कोविड की एंट्री। और ये 1 2 नहीं, लगभग 3670 पेशेंट को उन्होंने ट्रायल किया है पेरिस की यूनिवर्सिटी में। और आयुर्वेद में यही प्रकार का धूम्रपान बताया है
कि आप धूम्रपान करिए, बहुत ज्यादा स्टीम मत लीजिए, स्टीम से ड्राई हो जाता है, अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन धूम से उतना नहीं होगा, वो भी एक बार लेना, आप क्लीन हो जाता है पूरा। और मैंने बहुत बार किया है, जब मैं बाहर के देश में जाता हूँ, ये स्मोकर थे, उनको सर्दी हो जाता है, मैं बोलता हूँ अभी मुंह से फूक रहे हो और नाक से फूको, 2 या 3 घंटे उनका सर्दी कम हो जाता है, बहुत बार कर चुका हूँ मैं। तो ये चीज धूम्रपान ये काम आती है, बाकी एक्सरसाइज तो आपको है। अब डाइट जो है उसमें आपको मैंने जो बताया उसमें एक चीज जरूरी है। देखिए, हम जो रह रहे हैं, हम रहते हैं उष्ण प्रदेश में, उष्ण कटिबंध में हम रहते हैं। तो हमारे यहाँ साल में 9 महीने जो तापमान होता है बाहर का वो 25 डिग्री के ऊपर होता है, और 3 महीने वो 10 डिग्री, 12, 14, 15, 16 डिग्री तक होता है। ब्रेकफास्ट सॉलिड की जरूरत होती है, जहां टेम्परेचर 0 या 0 के अराउंड होता है। उनको बाहर जाना होता है, उनके शरीर का तापमान 37 होता है और मुंह खुला रहता है, इसलिए उनको खाने की जरूरत होती है घन पदार्थ, ताकि ज्यादा एसिड पैदा हो, ज्यादा उष्णता तैयार हो और टेम्परेचर मेंटेन हो। अब हमारे यहाँ उसकी जरूरत है क्या? नहीं है, 3 महीने में जरूरत है खाने, बाकी 9 महीने में जरूरत नहीं है ब्रेकफास्ट की, लेकिन हम खाते हैं। इसलिए हमारे हर वर्किंग क्लास को जो ब्रेकफास्ट आता है उसको एसिडिटी है, उसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, उसको पाइल्स का तकलीफ है, क्योंकि अननेसेसरी खा रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट क्या होता है? लिक्विड होता है। जैसे हम बच्चे थे, यंग थे, तब दूध पिलाती थी हमारी माँ, चाओ, 10-11 बजे हम खाना खाते थे, स्कूल जाते थे, बाद में 5-6 बजे आते थे, खेलते थे, 7 बजे खाना खाते थे, हम हेल्दी थे। तो लिक्विड सॉर्ट ऑफ ब्रेकफास्ट ड्यू टू द टेम्परेचर एंड कॉन्टिनेंटल कंडीशन एंड ट्रेडिशन। और 3 महीना जो है वो हमको पता है, गूंद का लाडू बना देते हैं हमारे घर में, डिंग का लाडू जिसको हम बोलते हैं, या उड़द का लाडू, या अरीव का लाडू, ये सब चीजें, च्यवनप्राश, ये सब चीजें हम विंटर में ही खाते हैं, क्योंकि विंटर में सॉलिड खाने की जरूरत होती है। इसलिए आप लिक्विड ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीजें आ सकती है, जो अभी ऑल द फ्रूट्स, जो मीठे और खट्टे फ्रूट है, जिसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, बहुत सारे विटामिन है, जो हमको पता चला है अभी कोविड की वजह से, थैंक्स टू कोविड। तो ये फ्रूट हम खा नहीं सकते, फ्रूट के जूस नहीं पी सकते, दूध नहीं पीना है तो दूध पी सकते हो। खजूर मोनू का ड्राई फ्रूट खाने के बजाय उसको क्रश करिए, उसमें गर्म पानी डालिए, उसको मिक्सर में घुमाए, उसका जूस बनाए और वो पी लीजिए, बहुत अच्छा सपोर्ट है वो, बहुत ही अच्छा आयरन टॉनिक है, बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन और फाइबर है। तो ये चीजें हम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं। और लंच सब्सटेंशियल होना चाहिए 12 बजे के आसपास, जो कि बहुत गड़बड़ है। ये मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगता है कि बहुत सारी एमएनसी जो भारत में काम करती है, उनके मेन ऑफिस में अगर अमेरिका में या यूरोप में जाओ तो वो लोग सब 12 बजे बाहर रेस्टोरेंट में होते खाना खाते 12 बजे, और हमारे वही एमएनसी का ऑफिस 1:30 बजे और 2 बजे लंच आवर रखता है। मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो अब उस पे बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अराउंड नून अगर डिनर करोगे, अराउंड 7 नून लंच करोगे, अराउंड 7 डिनर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आफ्टरनून में आप फ्रूट खाइए, छाछ पीजिए, जूसेस पीजिए, शरबत बना के पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए। ये सब चीजें जो विटामिन से युक्त है, ये आपको न्यूट्रिशन देगी। और सोने से पहले अगर आपको जरूरत है, पेट साफ करना है या कुछ इश्यूज है तो, या आपको अगर इंसोम्निया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो भैंस का दूध और 1 चम्मच घी आपको बहुत काम आएगा। बहुत सारे पेशेंट को पैरों के तलवे में तेल लगा के, सर पे तेल लगा के, नाक में घी डालने से और दूध घी पीने से 70% लोगों को इंसोम्निया में फर्क पड़ जाता है। 70% लोगों को एक एंजाइटी लेवल में या हाइपर एक्टिविटी में फर्क पड़ जाता है। तो ये है सब न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर देख लेता हूं एक बार। सुनाई दे रहा है? क्वेश्चन तो कुछ नजर नहीं आ रहा है चैट बॉक्स में, अगर किसी को पूछना है तो कोई पूछ सकता है। फ्रेंड, मैंने अभी सबको है ना
अनम्यूट का परमिशन दे दिया है, तो वो लोग अपने को खुद को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मैं पर्सनली कहूँगा सर कि आपने जो बोला मेंटल प्रेशर वगैरह हमने ये बहुत नजदीक से देखा। काफी हमारे सीए मेंबर्स भी सिर्फ डर से गुजर गए, सिर्फ डर से गुजर गए वो। और ऐसे एक नहीं, मैंने 3 मेंबर्स सीए मैंने बहुत करीब से देखा है कि उनको बाकी कारण ज्यादा नहीं, मगर सिर्फ उनका जो डर है, कोरोना का डर, उसकी वजह से वो गुजर गए। मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो हुआ है लोगों पे वो नहीं, काफी उसमें क्या ज्यादा है, है। तुमको बताता हूँ। मैं आपको मेरे सब पेशेंट के जो क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने जो लिख के दिया है, भेजा है अथॉरिटी को, वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। हमने ये चीज बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखी थी पहले पहले वेव से। हम क्या करते थे, जो जैसे ही पेशेंट पॉजिटिव हुआ है, उससे रिलेटेड वो डर रहा है, तो हम उसके पुराने, मैं एज ए डॉक्टर उससे रिलेटिव को, या मैं खुद भी बहुत बार ऐसे किया हूँ कि वो पेशेंट आइसोलेशन में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है अकेला, और उसके दोस्त उसको फोन कर रहे हैं, उसके बच्चे व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, उसके फैमिली मेंबर व्हाट्सएप, ये मैंने जानबूझ के करने को लगाया उनको। ये जो चीज है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। हीलिंग पावर ऑफ लव इज वेरी डिफरेंट। आज मैं तुमको आज सुबह का एक केस बताता हूँ, कोविड से रिलेशन नहीं है उसका, लेकिन एक प्रीमैच्योर बर्थ, 23 दिन पहले प्रीमैच्योर हुआ था बच्चा, बक्से में था। बक्से में का फोटो मेरे को उसने दिखाया, बहुत काला नीला ऐसा पतला था। आज 5वां दिन है घर में, ऑलरेडी बच्चा एकदम हेल्दी दिख रहा है, काला नीलापन चला गया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप समझ लो कि बॉन्डेज, शेयरिंग, रिलेशनशिप, ये शायद हो सकता है कि आपके सीए बच्चे में उतना ज्यादा ना हुआ हो और वो डर गए अंदर से। जो डे 1 से अगर आप, जो मैंने बताया ना आपको, हीलिंग पावर ऑफ लव और इंटरेक्शन और या रिकॉल, ये बहुत काम करता है। मैंने बहुत आइसोलेटेड हॉस्पिटलाइज पेशेंट के साथ ये किया है। सर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं कि जबकि आयुर्वेदा में साइड इफेक्ट बहुत नहीं है, निग्लिजिबल है या नहीं है हम कहेंगे, और उपचार हर बीमारी का है, मतलब फिर भी एलोपैथी को ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं आयुर्वेदा से, जबकि एलोपैथी के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। सिर्फ उसका बोल सकते हैं कि उसका मतलब इम्पैक्ट बहुत फास्ट है। तो क्या है लोगों के इसमें मुझे समझ में आ गया आप क्या पूछना चाहते हो। इसमें 3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ सीधी सी। हाँ, बिकॉज भारत में एक्चुअली ये यही फर्क है भारत और चाइना में। उसका एग्जांपल देके मैं बता देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा 1-2 मिनट में। कि जब नवंबर 2019 में कोविड का जब चाइना में शुरू हुआ था, तब मैं चाइना में था और मुझे 2 दिन उन्होंने पहले निकाल दिया वहां से। मैं चाइनीज मेडिसिन के साथ काम कर रहा था, मौर में बीबी दोनों थे हम लोग। तो वहां हमने क्या देखा कि वहां उसका गवर्नमेंट खुद चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर को वहां बुला रहा है। इवन आईसीयू के पेशेंट को एलोपैथिक दवाई के साथ ट्यूब में से चाइनीज दवाई फूड की तरह जा रही है अंदर। समझे? ये जो चीज थी वहां पे, तो वहां इक्वलिज्म है। हम यहाँ पे वी आर वन ऑफ द अल्टरनेटिव। आज भी ये दुर्दैवी की बात है, लेकिन ये सत्य है कि हम मेन स्ट्रीम मेडिसिन नहीं है, हम अल्टरनेटिव है आज भी भारत में। और ये हमको हमारे हर यूरोपियन और अमेरिकन ने बताया है। तू हमको बोल रहा है कि ये कर, लेकिन तू अल्टरनेटिव है तेरे देश में, और वो सत्य है। ये पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आयुर्वेद इमरजेंसी में काम नहीं करता। डिपेंड इमरजेंसी किसको बोलते हैं। हर बार कोई हार्ट अटैक मतलब ही इमरजेंसी होता है, ऐसा नहीं है। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, कोविड में, सेकेंड वेव में, सीवियर हेडेक, ये बहुत बड़ा सिम्टम था। डोलो लेने के बाद भी हेडेक कम नहीं होता था। मैंने खाली नाक में घी डाल के और कुछ लगा के 10 मिनट में हेडेक रुका है, कम से कम 100 पेशेंट का। क्या वो इमरजेंसी नहीं है? मैंने तो हार्ट अटैक भी ट्रीट किया, वो बात अलग है, वो मैं यहाँ बोलना ही नहीं चाहता। तो इमरजेंसी भी कर सकता है आयुर्वेद, प्रोवाइडेड कि उसको इमरजेंसी किसको बोलते हैं। अब तीसरी जो क्वेश्चन है कि क्यों लोग प्रीफर नहीं करते, क्योंकि क्या है कि ब्रिटिश एरा के बाद में जब हम इंडिपेंडेंट हुए, वो टाइम, उसके पहले आयुर्वेद ये घर घर में था, हाजीबाई का बटवा। तो उसको कभी लोगों ने मेडिसिन की तरह देखा नहीं। और जब हम मार्केटिंग के जग में आ गए, तो जो तामझाम है
जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया, वैसे मैं ये भी बता रहा हूँ कि बहुत लोग मेरे हाथ से निकल गए क्योंकि मेरे पास हॉस्पिटल नहीं था, दिखावा नहीं था। तो हमारे पास दिखावा नहीं है, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने के लिए है नहीं, बहुत कम है, इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास है। और इसलिए जो बहुत सारे लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि आयुर्वेद तो बहुत अच्छा है लेकिन इमरजेंसी में इसके पास भागो। ये होता है, लेकिन ये बहुत बदल चुका है। ये हम जो सोच है ना, ये पिछले 10-15 साल में बहुत सारे लोगों का आयुर्वेद फर्स्ट चॉइस होता है। मैं बता दूं आपको कि इतने सारे कोविड के पेशेंट जो HRCT जिनका 10 के ऊपर था, जिनको तुरंत हॉस्पिटल में जाना था, उन्होंने मेरे पर और आयुर्वेद पे भरोसा रख के घर पे रहे। ग्रेट। हाँ, तो ऐसा नहीं है, बदल रहा है। डायबिटीज 6 साल की बच्ची है, वड़गांव गुंड पार्लर में रहती है, 6 साल की बच्ची है, कोविड के बाद डायबिटीज हो गया उसको। पे वहां के पेडियाट्रिशियन को तो क्या, उसने पूना में भेजा, उसको 30 यूनिट नोवा रैपिड डिस्ट्रीब्यूट करके और 14 यूनिट लॉन्ग इंसुलिन दिया था। उसके फादर का मेरे ऊपर भरोसा था, तो हमने उसको खाली लॉन्ग एक्टिंग 4 यूनिट पे रखा हुआ है। आज 5 महीने हो गए और उसका शुगर नॉर्मल है। तो ये भरोसा है, फर्स्ट चॉइस आयुर्वेद करके मेरे पास आए वो लोग। तो ये हो रहा है, लेकिन हाँ फिर भी ये सही है आप जो बोल रहे हैं कि दुर्दैव है, लेकिन है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम शासन नहीं है। सर नहीं, मुझे लगता है सर ये काफी जल्दी अभी चेंज होने वाला है, क्योंकि दो कारण है। एक तो लोगों को भी समझ में आ रहा है, और मेन जो पब्लिक है उनको भी समझ में आ रहा है, और कोविड उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है समझ में आने के लिए। और सेकंड, गवर्नमेंट का भी अभी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जो मेरे रीडिंग में है, न्यूज़पेपर्स एंड ऑल। अभी गवर्नमेंट के भी अंडरस्टैंडिंग में आ गया है कि इसको महत्व देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक हम्म, मेरा सवाल है। बोलो। पोस्ट कोविड, जैसा कि अभी पोस्ट कोविड पे बहुत चर्चा हो रही है, पोस्ट कोविड हम्म, के केसेस बहुत आ रहे हैं, तो हम्म, कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं उनको पोस्ट कोविड डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ है, हम्म। डाइजेशन सही नहीं, तो उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन या फिर क्या मेजर है? कोविड का इम्पैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पे होता है। डाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, तो खाने के बाद यहाँ जड़ लगना, या मतलब गैस या फूला ऐसे लगते रहना, खाने को नहीं, खाने की इच्छा नहीं होना, जी मतलब, हाँ, या इच्छा नहीं हो रही। थोड़ा सा लूज टॉयलेट होना। ये अलग अलग एक्सप्रेशन है, इच्छा नहीं होती। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो सूजन कोविड अंदर कर गया, मतलब कोविड नहीं किया, एक हम लोग शुरू से ही गलत समझते हैं, जिसको कोविड हुआ है उसमें हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा काम करती है और सब जगह सूजन पैदा करती है, इसलिए हमको इम्यूनो बूस्टर नहीं चाहिए, इम्यूनो मॉड्यूलेटर चाहिए। तो और जिसको ओके। कोविड ने उसको इम्यूनो बूस्टर चाहिए, लेकिन ये इम्यूनिटी बहुत ज्यादा काम कर गई, इसलिए उसने सूजन कर दिया अंदर सिस्टम के बाहर, और नजर नहीं आती, क्योंकि कोलाइटिस किसी सोनोग्राफी में पकड़ में नहीं आता है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से वो स्लो हो जाती है मूवमेंट। तो इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज जो अपने घर में होती है, 2 चीजें, अगर हम वो उतना ही ले ले तो आपके रिलेटिव को आप दे दीजिए, 1 हफ्ते के बाद आप मुझे बताइए, दे विल बी ओके। चेंज। ओके। एक सबसे आसान चीज है वो, थोड़ा सा आपको अदरक लेना है, एक इतना पीस, नमक में डालना है, खाने के पहले खा लो बोलना उनको, एक 2-5 मिनट, पानी मत पियो, थोड़ा जलन होगा होने दो, और उसके बाद खाना खाओ। ये एक पहली चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये 7 दिन तक कर सकते हो। या दूसरी चीज है, अपने घर में मसाले होते हैं, उसमें मसालों को नाम बताता हूँ, उसमें जो भी है आप मिक्स कर लीजिए। हींग है, जीरा है, शाहजीरा है, अजवाइन है, सौंठ है, काली मरी है, पिपली शायद घर में होती नहीं है लेकिन उस घर में होती है, लेंडी पिंपली इसको बोलते हैं, और नमक। ये 6 चीजें मिक्स कर लीजिए आप इक्वल प्रोपोर्शन में, उसका पाउडर बना दीजिए, और जो भी आप दाल सूप वगैरह कर रहे हैं, छाछ ले तो उसमें डाल दीजिए और वो पी लीजिए। और ओके। ये जब शुरू करेंगे तो पहले लिक्विड या सेमी सॉल्ट से शुरू करिए, खाने में 1 दिन 1.5 दिन, और देख लीजिए वो खुद मांगेगा खाने के लिए। ओके। ये बहुत आसान सी चीज है। लेकिन जो मसाला मैंने बताया ना, वो दाल बिल में डालना है, वो उसमें घी होना जरूरी है, ऐसे नहीं डालना है, क्योंकि वो ओके। मसाला है, घी होना जरूरी है। अगर जुलाब होता है तो एक और सीधी सी बात है, दही घर में होता है, सूंठ होती है, हल्दी होती है, पाव चम्मच सूंठ, पाव चम्मच हल्दी
आधा चम्मच हो गया, 2.5 चम्मच दही डाल लीजिए, 3 चम्मच हो जाएंगे, 1-1 घंटे में 3 बार लीजिए, जुलाब का असर कम हो जाएगा। अगर सॉलिड हुआ नहीं है, फिर भी लिक्विड आ रहा है, तो वापस रिपीट कर लीजिए। 6 या 8 डोज में आपका जुलाब रुक जाता है। और ये एक्टिव कोविड में रुकाया मैंने, पोस्ट कोविड तो छोड़ दो, एक्टिव कोविड में मैंने रुकाया। ओके सर, अपना सीरोटिन लेवल बढ़ाने के लिए कौन से फ्रूट तो फल खाने चाहिए नेचुरली? कौन सा लेवल बनाने के लिए? सीरोटिन जो डिप्रेशन के लिए सेरोटोनिन। केमिकल है। सीरोटिन नहीं, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, यस यस। मैं गुजराती उसलिए तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत आप समझ में आ गया मुझे। उसमें जो है, उसमें घर वाले, मतलब हम अलग अलग फ्रूट बता सकते हैं, लेकिन घर वाले जो 3-4 फ्रूट है वो मैं बता देता हूँ आपको। उसमें एक अनार है, एक जो हमारे महाराष्ट्र में बहुत चलता है मैंगो, आम है, वो बहुत अच्छी तरह से आपको इसमें मदद करेगा सेरोटोनिन बढ़ाने में। तीसरी चीज है जिसको हम द्राक्ष बोलते हैं, मुनक्का, फ्रेश मुनक्का, ये एक अच्छा काम करेगा। और चौथा जो फ्रूट है वो ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन उसका एक रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं। मतलब जो एक छोटा मूली जो होती है ना, छोटी वाली ऐसी लाल आती है, तो हमारा मूला या गाजर ये भी हेल्प कर सकता है। उसके जितना नहीं होगा, लेकिन ये हेल्प कर सकता है। और लास्ट चीज बताता हूँ आपको, ये सबसे अच्छी चीज जो आप गुजराती हो तो आपको पसंद आएगी, वो है आगरे का पेठा। आगरे का पेठा जिस चीज से बनता है उसको बोलते हैं हमारे यहाँ कोहड़ा, महाराष्ट्र में एशगॉड। वो फ्रूट खाइए या आप आगरे का पेठा खा लीजिए, आपको मदद होगी। ठीक है, अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर सर आपका अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो कैसे ले सकते हैं? आप भाऊ से पूछ लीजिए, सत्तू भाऊ से। लेकिन ये मैं प्रोग्राम मेरा क्लाइंट बढ़ाने के लिए नहीं करता। नहीं सर, मेरे को इसलिए मैं शेयर नहीं करता कभी कांटेक्ट। तो आप भाऊ से पूछ लीजिए अगर। अच्छा, थोड़ा माफ कर देना, लेकिन ये मेरा रूल है पहले से। नहीं थैंक यू सर, चलेगा। नहीं शेयर। राजेश, सचिन कालानी से तू कांटेक्ट कर, वो सब करा देगा तेरा काम। चलेगा ना? ठीक है। डॉक्टर साहब, आज भाऊ का बर्थडे है, सचिन कालानी जी का। हाँ, आज उसने सब जंक फूड खाए हैं। याद है, लेकिन पहले भूल गया मैं बोलना, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं। हाँ। शुरू कालानी जी को। सचिन जी, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। कालानी जी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो भाऊ। कालानी जी आप म्यूट आहे. हाँ, थँक्यू सर. पहिल्यांदाच करायचं होतं पण विसरून गेलो, कारण तुम्हाला बघितलं नाही मी. सुरुवातीला जॉईन नव्हतो तुम्ही. नाही, मोबाईल वर न होतो, मिसेसच्या लॅपटॉपला थोडा इश्यू होता. चला एन्जॉय करा, 10 वाजले रात्री. यस जी सर आए. पहले से हूँ मैं. नहीं वीडियो ऑन किया है. हाँ, वीडियो स्क्रीन पे है. सर बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा नॉलेज मिला है आज. राजेश. यस सर. डॉक्टर साहब, आपको एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से. बोलो. जो बच्चे सीए के लिए पढ़ाई के लिए पुणे में आते हैं या पुणे में पढ़ाई करते हैं, उनका कोई भी मेडिकल इश्यू रहा तो आप सॉल्व करना. आपको मेडिकल की जो दवाइयों के पैसे मिल जाएंगे, आपकी कंसल्टेंसी फीस नहीं मिलेंगी आपको. वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. हम बच्चों को सजेस्ट करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, सिर्फ दवाई का खर्चा उनके पास से लेना. भाऊ आपके अनुभव से आप सोच लो. ठीक है, चलो. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण और थैंक्स अ लॉट सर. आपने आपका वैल्यूएबल टाइम दिया गीता परिवार और हमारी पूरे फैमिली की ओर से, पूरे पार्टिसिपेंट्स की ओर से. मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा. और आपने इतना अच्छा सेशन लिया. हम चाहेंगे कि एक बार थोड़े से और एक बार अलग प्लेटफॉर्म पे उसको ले, जिससे लोगों को इसका फायदा हो. थैंक यू सर. सही.